नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के भाग 2 में। भाग 2 उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। हमने देखा था कि किस तरीके से ऋग वैदिक काल के समाज में लोग पशुपालक थे, कृषि व्यवस्था बहुत ही सीमित अवस्था में थी, व्यापार उसमें नहीं होते थे, समाज बहुत सरल था, धर्म भी बहुत सरल था, शिक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चल रही थी। लेकिन अब देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। अगर हम बात करें एक एक पॉइंट को लेकर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का एक टाइम पीरियड हमने देखा था कि किस तरीके से 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल गया था और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमारा जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1000 से आपका 600 ईसा पूर्व के आसपास तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी तक तो हमने देखा कि किस तरीके से जो ऋग्वैदिक काल था वह उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वह किस तरीके से इस सीमा को लांघकर गंगा के मैदानों तक चली आती है, जो अपने आप में एक बहुत ही डेवलपमेंट के तरफ कगार पे था, क्योंकि अभी तक गंगा यमुना की तरफ कोई संस्कृति देखने को नहीं मिली थी। यह पहली बार उत्तर वैदिक काल जो है यह गंगा यमुना की तरफ विकसित दिखाई देगी। गंगा यमुना मैदान में विस्तार हुआ। इसका मेन रीजन यह था कि इस समय तक लोहे का विकास हो चुका था और लोहे का विकास होने के बाद बहुत से ऐसे हथियार बनाने में हमें सहायता मिली कि हम बड़े बड़े पेड़ों को आसानी से काट सकते थे। और जब हमें पेड़ों को काटने के लिए लोहे का औजार मिल गया तो हमने बहुत सी जगहों को साफ करके नई नई भूमि का विकास किए थे। ठीक है, यह जो जीवन था अभी तक जो पशुपालन, ऋग्वैदिक काल में हम पशुपालन को प्रमुखता से देखते हैं, लेकिन इस काल में कृषि को प्रधानता मिली और पशुपालन भी था, लेकिन वह केंद्र में नहीं था, एक सेंटर में नहीं था, लेकिन कृषि और व्यवस्था जो थी अब सेंटर में आ गई। जब जाहिर से बात है, जब कृषि फिर से डेवलप कर गई है तो कहीं ना कहीं एक कृषि के क्षेत्र में अधिशेष देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक शासक वर्ग जो है एक शक्तिशाली शासक बन के कहीं ना कहीं आपको इस काल में दिखाई देगा। समाज जो था वह किस तरीके से अधिक जटिल होता चला गया, समाज में वर्ण व्यवस्था किस तरीके से और मजबूत हो गई और जो बस्तियां थी वो बिल्कुल अस्थाई बस्तियां बसने लगी, जो अपने आप में एक पहचान को बताती थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल को किन स्रोतों के साथ जाना जाए, हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में जो उस काल को जानने का मेन सोर्स जो था वह ऋग्वेद था, लेकिन इस काल को जानने के लिए हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर निर्भर रहना पड़ेगा। सामवेद जो थी हमको पता है कि उस समय संगीत व स्तुति देवताओं के गान के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए इस तरह की संगीत और स्तुतियों का गायन किया जाता था। लेकिन जो सामवेद में जो मंत्र आपको दिखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए। यजुर्वेद में बहुत सारी यज्ञ की विधियां बताई गई हैं, अलग अलग प्रकार की यज्ञ की विधियां। इस काल का यही मेन कह सकते हैं फोकस है। इस काल में यज्ञ को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा हर घर में, लेकिन यज्ञ कराना अब बहुत महंगा हो गया, एक पूरी तरीके से कर्मकांड हो गया यज्ञ को कराना। ठीक है, अथर्ववेद की अगर हम बात करें कि समाज व रोग, अगर हम बात करें अथर्ववेद एक ऐसा, मतलब इसको यथार्थवादी रूप में देखा जा सकता है। जितने भी उस समय के जादू मंत्र, जादू टोना आप लोग जितना भी देखते हैं सब इसी काल में लिखा गया था। और इतना ही नहीं, बहुत सारी वैज्ञानिकता को भी दिखाने का प्रयास करता है कि जिस तरीके से साहुल सूत्र, जो घर का हम लोग नक्शा बनाते हैं तो इसके अनुसार होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सब इसके अंदर दिखाने का, बहुत सारे रोगों की बात की गई है और उससे किस तरीके से मुक्ति मिलेगी। अगर हम बात करें उसी के उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं जो यज्ञ की व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से जो यज्ञ होते हैं उसकी अलग अलग रूपों को बताने का प्रयास करते हैं। अगर हम उपनिषद की बात करें तो यह हमारे दर्शन को दिखाने का बात करता है कि किस तरीके से अब देवताओं को देखने का नजरिया अलग हो गया, आत्मा और परमात्मा की बात की जाने लगी, धर्म का बिल्कुल एक धर्म में भी
जटिलता देखने को मिली। हमने दर्शन की शुरुआत सबसे पहले अगर हम बात करें अपने भारतीय इतिहास के अंदर तो यहीं से उसकी शुरुआत कई की जाती है। हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से बहुदेववाद की कल्पना थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि सामाजिक जीवन, जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि वर्ण व्यवस्था बहुत लचीला था, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो है वह कठोर हो जा रहा है। किस मामले में कठोर हो जा रहा है? पहले तो ये कह रहे थे हम कि जो व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटीज है, जिसके अंदर कोई भी गुण है, तो वह अपने टैलेंट के बल पे वह किसी भी वर्ण में शामिल हो सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कैटेगरी में, क्योंकि इनका काम जो था वो सिर्फ काम के आधार पे उनकी पहचान होती थी कि ब्राह्मण लोग शिक्षा देने का काम करेंगे और जो क्षत्रिय लोग थे वह किस तरीके से लोगों की रक्षा करने का काम करेंगे, और जो वैश्य थे व्यापार को आगे बढ़ाने के, शिल्प और व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और शूद्र जो थे बहुत से सेवा कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था कठोर कब हो गई? जब यह कहा जाने लगा अब कर्म के आधार पे तुम इन वर्णों की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, कर्म के आधार पे तुम ब्राह्मण नहीं बन पाओगे, कर्म के आधार पे तुम क्षत्रिय नहीं बन पाओगे। अब तुम जिसके परिवार में जो ब्राह्मण है उसके परिवार में ही अगर तुम जन्म लोगे तो ब्राह्मण होगे, क्षत्रिय के परिवार में जन्म लोगे तो तुम क्षत्रिय होगे, अगर वैश्य के परिवार में जन्म लोगे तुम वैश्य बनोगे, और शूद्र के परिवार में जन्म लोगे तो शूद्र बनोगे। यह कल्पना यहीं से शुरू होती है जो आज ही बहुत सारे विवादों को लेकर जन्म लेके पली हुई है कि लोग इसको लेके करते हैं कि अरे कैसे तुम ये कर गए, तुम ये जाति से अलग कैसे हो गए, इस जाति को तुम कैसे तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं जो जाति बंधन बने थे ये इसी काल के समय में और किस तरीके से आगे चल के और जटिल होती चली जाएगी। अगर हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था, देखिए उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से एक आश्रम 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया। 4 आश्रम की बात की जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा और लास्ट है संन्यास आश्रम। देखिए चारों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि पहले का मानव का एक जो जीवन का कालखंड था, यह माना जाता था कि एक जो इंसान है वह 100 साल तक जीवित रहता है। तो उसके काल को डिवाइड कर दिया कि 25 साल तक का व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा को ग्रहण करेगा, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। लेकिन 25 से 50 साल का जो उसका जीवन होगा वह शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा और घर के कार्यों को करेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की कामना इस कालखंड में की गई थी। वानप्रस्थ आश्रम, इस समय यह माना जाता था कि जो व्यक्ति होगा वह घर पर भी रहेगा और घर से थोड़ी दूर पे रहना शुरू कर देगा, आना जाना लगा रहेगा लेकिन घर से थोड़ी दूरी पे रहेगा। और उसके बाद सन्यासी जीवन का आता है। जब 75 साल का व्यक्ति हो जाएगा तो अपने घर द्वार त्याग के वह सन्यासी का जीवन जिएगा और घर से किसी भी प्रकार का उसका मोह माया नहीं रह जाएगा। यहीं से ये इन आश्रमों की शुरुआत होती है। यहाँ भी ज्वाइंट फैमिली अपने आप में प्रचलित थी, जो हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का जो प्रचलन है वह कंटिन्यू है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, किस मामले में गिरावट आती है? अब स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, शिक्षा के अधिकार से वंचित। महिलाओं को वस्तु के समान समझा गया, महिलाओं को जुए में ये लोग दांव पे लगा देते थे, महिलाओं को वस्तु के समान समझा गया। कहीं ना कहीं ये
गिरावट को शो करता है। और यही इतना ही नहीं, महिलाओं को अब किसी प्रशासनिक क्षेत्र में भी भाग लेने का अधिकार नहीं था। जिस तरीके से हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में यह भाग ले सकती थी, यज्ञों में भी इनको भाग लेने से मना कर दिया गया कि महिलाएं जो है यज्ञ में भाग नहीं ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यह पूरा एक महिलाओं की स्थिति में गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का उस समय का, तो कृषि का व्यापक विकास हुआ, क्योंकि हमने इस काल में हम एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे गंगा नदी का किनारा है, यानी कि गंगा नदी के क्षेत्रों तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि का भी विकास बहुत तेजी से देखने को मिलता है। और जब कृषि का विकास होता है तो कहीं ना कहीं फिर अधिशेष की संभावना उत्पन्न होती है, और जब अधिशेष होता है तो व्यापार भी उसी अवस्था में डेवलप होता है। और व्यापार के लिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ भी व्यापक थी, और निष्क जो धातु थी, निष्क धातु जो गले में पहना जाता था, कहीं ना कहीं वह वस्तु विनिमय का एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता था। लोहे के औजारों का प्रयोग, यही जो लोहा का प्रयोग इस समय शुरू हुआ, आने वाले समय में जो महाजनपद काल है कहीं ना कहीं इसी की देन है। और मगध साम्राज्य को किस तरीके से लोहे के विकास ने एक अलग ही राज्य बनाने के लिए एक पूरा शासक बना दिया। ठीक है, निष्क जो प्रारंभिक मुद्रा हमने बता लिया, कर प्रणाली का विकास हुआ। यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था कि राजा को लोग स्वेच्छा से बलि दिया करते थे, बलि गायों की बलि, बलि एक कर हुआ करता था, उसको बलि कहा जाता था कि बलि नामक कर। लेकिन इस समय कर प्रणाली और भी विकसित हो गई और भूमि को निजी कर दिया गया कि भैया ये जमीन तुम्हारी है, यह जमीन तुम्हारी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये होता था कि भाई जमीनों का जो बंटवारा होगा, और जमीनों का आप बोल रहे हैं तो बोलिए, कोई ये नहीं है कि आपकी जमीन है कोई आपकी जमीन है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते कहा गया भैया देखो तुम इतने में ही तुम्हारी जुताई करना है, ये तुम्हारी जमीन होगी, तुमने इसको साफ सुथरा किया है। लेकिन यहाँ पे भूमि को निजी संपत्ति के रूप में देखा गया। अगर हम बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था कैसा था उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा था वह शक्तिशाली हो गया। अब उसके पास शक्ति आ गई, वह सैनिक रखने लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कि एक सुसज्जित सेना को जब कोई रखता है यानी कि उसके पास बहुत अधिक पावर आ गई है। और इतना ही नहीं, जो राजा होता था वह हमेशा इस वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में वह किस तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए जाते थे। दैवी अधिकार की धारणा, अब ये कहा जाने लगा कि जो राजा है उसके पास एक दैवीय शक्ति है। अब राजा को देवता के समान समझा जाने लगा। जब राजा को देवता के समान समझा जाने लगा तो कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास है कि जो राजा है वह बहुत ही बड़ा शक्तिशाली है, और जो लोग आम जनमानस है उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। और धीरे धीरे यहीं से उत्तराधिकारी की प्रथा शुरू होगी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो हमारी जो राजतंत्र की प्रणाली विकसित होगी यही उसका आधार है। जनपदों का विकास, अभी तक जो जन था वह जनपद हो गया, और इसी जनपदों से महाजनपद का धीरे धीरे डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। महाजनपदों की जो नींव रखी गई थी यह उसी उत्तर वैदिक काल में। अस्थाई सेना, जैसा कि हमने बताया कि एक पूरी तरीके से जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, जो जमीनों को भूमि निजी स्वामी बना दिए गए थे, उन जब खेती करते थे वहां से वो लोग टैक्स लेते थे, और टैक्स के पैसों से वो लोग अस्थाई सेना को रखने का काम करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि धार्मिक जीवन कैसा था, तो इस समय तक जो राजा हुआ करता था वो बहुत बड़े बड़े यज्ञों को यज्ञ करवाते थे। जैसे कि आप राजसूय यज्ञ, जब राजा बनते थे तो वह राजसूय यज्ञ करवाते थे, और जब कोई शक्तिशाली राजा होता था तो वह अश्वमेध यज्ञ भी करवाता था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ में जो राजा होता था वह एक यज्ञ करता था जिसमें घोड़ों को, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जिस जिस राज्य को, जिस जिस कबीले को पार करते हुए जाएगा वह कबीला या फिर वह राज्य उस राजा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो रोकेगा,
जो इस घोड़े को रोक दिया, यानी कि उस राजा के खिलाफ उसने बोल दिया कि मैं युद्ध करूंगा, आप हमसे पहले युद्ध कीजिए, हमसे जीत जाइए, उसके बाद मैं आपको अपना क्षेत्र दूंगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ होते थे, इससे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब जो पुरोहित थे, पुरोहितों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे यही लोग यज्ञ कराने की विधि जानते थे, यज्ञ कराने का मंत्र उच्चारण कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी महत्ता लोगों की नज़र में बहुत अधिक मिल गई। नहीं, ये ब्राह्मण देवता हैं, यह जो है हमारे लिए यज्ञ करेंगे और हमारी धन संपदा को, हमारी समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यज्ञों की महत्ता के कारण ब्राह्मणों की भी जो प्रभाव था वो बहुत अधिक बढ़ने लगा। कर्म का सिद्धांत कि किस तरीके से एक इंसान का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा, कि किस तरीके से व्यक्ति का एक धर्म है और कर्म कैसा होना चाहिए, और उस धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, उसको एक अर्थ कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। पुनर्जन्म का विचार, इस समय तक लोगों के अंदर पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हो गया था, क्योंकि पुनर्जन्म के कारण ही बहुत से लोग अपने आप को अगले जन्म में मुझे क्या बनना है, अगले जन्म में तुम क्या करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा अगला जन्म होगा, इस तरह की संकल्पना का विकास हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि मोक्ष की अवधारणा, इस समय तक देखिए दर्शन का विकास उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है, और मोक्ष के अलग अलग साधन बताए गए कि किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो मोक्ष का कंसेप्ट यहाँ पे आपको उपनिषदों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण था उपनिषद था। और इस समय यज्ञों के अंदर जो पशुओं की बलि दी जाती थी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी। और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो ब्राह्मण वर्ग थे, किस तरीके से बहुत सारी चीजों को कहते थे कि इस दिशा में जाना इस समय सही नहीं है, इधर समुद्र में उतरना बहुत ही पाप माना जाता है। इस तरह की जो विचारधारा थी, इसी विचारधारा के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का उदय होगा, और इन्हीं चीज़ों को लेके इन्हीं विरोध करते हुए, और कहीं ना कहीं उपनिषद भी धीरे धीरे, जो उपनिषदों में बात की गई वो अभी इस वेदों की बहुत सारी जो कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, उसका विरोध करना, विरोध के बिगुल जो है हमें उपनिषदों के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। उपनिषद जो थे वह गुरुओं के समीप रहकर जो शिष्य उसको पढ़ा करते थे, उसी को उपनिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। धन्यवाद।